औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा हेयर। आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह साइकोलॉजी इमर्ज हुई और उस पर कौन कौन से रिसर्चर ने काम किया हुआ। सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, जिसको हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। साइकोलॉजी बेसिकली टर्म क्या है कि टू स्टडी सोल, टू स्टडी माइंड, टू स्टडी बिहेवियर। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। साइक मीन्स स्टडी, माइंड और सोल, और लोगोस मीन्स word or study. Psychology is the scientific study of mind, behavior, emotions, feelings, memory, perception, intelligence, personality. इतने ज़्यादा एस्पेक्ट्स हमारे पास पर्सनैलिटी के आते हैं। साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर किस तरह है कि ये बिहेवियर को भी स्टडी करती है और आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टडी करती है। यहाँ पे हमारे पास बिहेवियर की टू टाइप्स हैं, ओवर्ट बिहेवियर, सेकंड वन इज़ कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा हैप्पी है, कोई सैड है, या फिर किसी ने एटीट्यूड दिखाया हुआ है, ठीक है, फजूल में एटीट्यूड दिखा रहा है, वो बिहेवियर जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हमसे वो बिहेवियर छुपाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग सैड हैं तो हम लोग अपना बिहेवियर हाइड कर लेते हैं और ज़बरदस्ती खुश रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उसे कहते हैं हम कोवर्ट बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं कि हमारे जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस हैं माइंड के, फॉर एग्जांपल सेंसेशन, ड्रीम्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स। सेंसेशंस क्या है? ये जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। आई के थ्रू कोई भी देखने वाली ऑब्जेक्ट की स्टिमुलस रिसीव करते हैं, ईयर के थ्रू सुनने वाली ऑब्जेक्ट की स्टिमुलस आती है हमारे पास, नोज़ के थ्रू हम किसी भी स्टिमुलस को स्मेल कर सकते हैं। 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी बताएं। सबसे पहला है टू डिस्क्राइब। साइकोलॉजी का सबसे पहला गोल है डिस्क्राइब करना है किसी भी इवेंट को, किसी भी बिहेवियर को, किसी भी हैपनिंग को, जो भी इवेंट हो रहा है उसे स्टडी करना, उसे डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट वन इज़ टू एक्सप्लेन। जो भी बिहेवियर हो रहा है उसको डिटेल के साथ इन्वेस्टिगेट करना, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना, उसको डिटेल से स्टडी करना, उसके काजेज़ को स्टडी करना, उसके अफेक्ट्स को स्टडी करना। जब उसकी डिटेल से हम बात करेंगे तो उसे कहते हैं टू एक्सप्लेन। थर्ड गोल है साइकोलॉजी का टू प्रिडिक्ट, के अंदाज़ा लगाना। साइकोलॉजी का गोल क्या है कि अंदाज़ा लगाना कि अभी बिहेवियर क्या है, फ्यूचर में बिहेवियर किस तरह होगा। हम प्रेडिक्शन देते हैं, तुक्का लगाते हैं कि फ्यूचर में किस तरह का बिहेवियर होगा किसी का। टू कंट्रोल, क्या कोई भी आ रहा है ऐसा बिहेवियर जो कि एबनॉर्मल है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उस बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये गोल है साइकोलॉजी का। अब मूव करते हैं हिस्ट्री की तरफ। ब्रीफ सी हिस्ट्री है, इसको छोटे छोटे एज MCQ, एज शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करना है आपने। सबसे पहले मूव करते हैं जी 387 BC, 20वीं। 387 BC कहते हैं 387 20वीं। प्लेटो एक रिसर्चर है, प्लेटो उनका नाम है। प्लेटो ने बात की थी इन्नेट आइडियाज़ की। इन्नेट आइडियाज़ कि आपने इनबॉर्न, जो आपके माइंड के अंदर चीज़ें ऑलरेडी सीखी हुई होती हैं, पैदाइशी जो बातें हमने सीखी हुई होती हैं, इन्नेट कहते हैं इनबॉर्न चीज़ को। तो जो प्लेटो था उसने बात की हुई है इन्नेट मेंटल प्रोसेसेस की। 335 BC में बात की हुई है अरिस्टोटल ने। उसने क्या कहा था कि जो हार्ट है वो सेट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस है। प्लेटो ने कहा था ब्रेन है सेट ऑफ मेंटल प्रोसेस जो कि हमारे सारे प्रोसेसेस कंट्रोल करता है। लेकिन जो अरिस्टोटल था उसने 335 BC में कहा था कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको दिल कंट्रोल करता है। आगे मूव करते हैं 430 BC में। 430 BC में हिप्पोक्रेट्स जो रिसर्चर थे उन्होंने काम किया है मेंटल इलनेसिस पे, और उनके 4 मेजर काजेज़ की बात की हुई है हिप्पोक्रेट्स ने। 4 मेजर काजेज़ में उसने कहा है ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैगमन, ब्लड। ये 4 बॉडी फ्लूइड्स हैं जो कि हमारी मेंटल इलनेसिस को काज करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं या काज करते हैं। उसके बाद 1649 में रेने डिकार्ट्स आ गए थे रिसर्चर। रेने डिकार्ट्स ने कहा था
पाइनियल ग्लैंड्स एज अ सेट ऑफ द सोल। पाइनियल ग्लैंड्स क्या हैं? हमारे ब्रेन के अंदर दो मटर के दाने के, जैसे मटर के दो दाने होते हैं ना, इस साइड्स के ग्लैंड्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। रेने डिकार्ड्स ने कहा था कि जो हार्मोन है पाइनियल ग्लैंड, ये हमारी बॉडी को, हमारे सोल को कंट्रोल करता है। उसके बाद जॉन लॉक कहते हैं माइंड एट बर्थ इज़ अ ब्लैंक स्लेट। जॉन लॉक कहता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसका दिमाग एक बिल्कुल खाली स्लेट की तरह का होता है, जिसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये इन्होंने बात की है कि बच्चे जो है ना, जो भी काम सीखते हैं वो पैदा होने के बाद सीखते हैं। इन्नेट कोई चीज़ नहीं होती, वो इन्नेट बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ पैदा होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गाल्स थे। फ्रेंड्स गाल ने बात किया फ्रीनोलॉजी पे। फ्रीनोलॉजी क्या है? क्या फ्रीनोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन स्कल का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना, स्कल खोपड़ी। फ्रीनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। शेप ऑफ अ पर्सन स्कल रिवील्स मेंटल फैकल्टीज़ एंड ट्रेड्स। फ्रेंड्स गर्ल कहती हैं कि किसी बंदे की स्कल की जो शक्ल है, जो उसकी शेप है, वो कंट्रोल करती है लोगों की साइकोलॉजी को, लोगों के ट्रेड्स को, उनके जितने भी साइकोलॉजिकल करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करता है ह्यूमन स्कल। 1848 में बात की हुई थी फैंस गेज ने। फैंस गेज ने बात की थी फैंस गेज सफ़र फ्रॉम ब्रेन डैमेज दैट ऑल्टर हिज पर्सनैलिटी। फैंस गेज क्या हुआ था कि इनको एक दिमाग की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई थी। अब 1859 में चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने ह्यूमन ओरिजिन की बात की हुई है कि ह्यूमन ओरिजिन किस तरह हुआ। उसके बाद इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का एक कंसेप्ट दिया कि ह्यूमन जो है वो नेचुरली सिलेक्शन जिनकी होती है वो अडॉप्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंट में, जो नहीं अडॉप्ट कर सकते वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 1869 में फ्रांस गाल्टन ने हेरिडिटी और जीन्स के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह जीन्स पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं और पेरेंटल करैक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। इस पे बात की थी 1869 में फ्रांसिस गाल्टन ने। आगे आते हैं विलियम वॉन्ट में। विलियम वॉन्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइको लैब इन लेप्जिग जर्मनी। विलियम वॉन्ट ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लैब बनाया था 1879 में जर्मनी में। ये MCQ इम्पॉर्टेंट है। विलियम वॉन्ट ने स्ट्रक्चरलिज्म पे काम किया। विलियम वॉन्ट के साथ साथ एडवर्ड टिचनर ने काम किया था स्ट्रक्चरलिज्म पे कि ह्यूमन जो माइंड है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट करता है, डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स पे। छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलके एक बड़ा ब्रेन, बड़ा माइंड बनाते हैं। ये बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने। स्ट्रक्चरलिज्म में कौन कौन था? विलियम वॉन्ट था और एडवर्ड टिचनर था। एडवर्ड टिचनर ने इंट्रोड्यूस कराई एक टेक्निक जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि ह्यूमन का अपने आप को जानना, अपने इनर पोटेंशियल्स को जानना कि उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी उसके अंदर विलिंगनेस है, वो चीज़ों को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। केयरफुल सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंस कि हम लोग किस किस चीज़ से अवेयर हैं, हमें क्या क्या चीज़ पता है अपने बारे में या क्या क्या चीज़ नहीं पता। जब अपने आप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद 1890 में आ गए फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स। William James claimed that searching for building blocks was a waste of time because brain and mind are constantly changing. स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा था ना कि हमारा जो माइंड है वो स्मॉल छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलके बनता है, लेकिन फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं विलियम जेम्स कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को स्टडी करना, उनको ढूंढना एक टाइम वेस्ट है। फंक्शनलिज्म वाले फोकस करते हैं लुकिंग मोर एट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द पर्सन्स इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, के लोग
किस तरह अपनी वर्किंग, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आउटर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये काम था, फंक्शनलिज्म वालों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद 1890 के बाद 90s में आ गया साइको एनालिटिक अप्रोच। साइको एनालिटिक अप्रोच पे सिगमंड फ्राइड ने काम किया हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने बात की हुई है अनकॉन्शियस माइंड की और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की। अनकॉन्शियस माइंड वो ऐसा माइंड कि जो बचपन में हमारी मेमोरीज हमारे माइंड के अंदर सेव होती हैं, जो हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी याद होती हैं, एग्जैक्टली नहीं याद होती, ये वो चीज़ें होती हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बचपन में जो जो इवेंट्स, जो जो हादसात, जो जो खुशियाँ हमारे साथ जैसी भी गुजरी हुई हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करती हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू था साइको एनालिसिस का। साइको एनालिसिस क्या है? फ्राइड्स मेथड फॉर ट्रीटिंग पीपल विद इमोशनल प्रॉब्लम्स, फ्री एसोसिएशन। साइको एनालिसिस एक टेक्निक थी जो कि सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस कराई थी। इस टेक्निक का मकसद क्या था कि जिन लोगों की इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई हुई है, वो हैप्पी हैं, सैड हैं, या कोई भी उनका बिहेवियर चेंज हुआ हुआ है इमोशनली, उस बिहेवियर को ठीक करना, वो इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस कराया था सिगमंड फ्राइड ने। इसका नाम था साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में होती है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हो तो साइकोलॉजिस्ट आपको टाइम देता है कि आपके दिमाग के अंदर आप साइलेंट, आप बिल्कुल खामोशी से बैठ जाओ और मुंह दूसरी तरफ कर लो, मतलब मेरी तरफ, साइकोलॉजिस्ट की तरफ बैक कर लो, और बोलते जाओ। जो लफ्ज़ आपके माइंड में आता है, जो भी लफ्ज़ अच्छा बुरा कुछ भी आता है आपके माइंड में, आप उसको बोलते जाओ। जब वो बोलता जाता है, साइकोलॉजिस्ट सारी उसकी बातें या लिखता जाता है या रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो वर्ड्स उसके सुनने के बाद उनको एनालाइज करते हैं साइकोलॉजिस्ट, और उसका जो काज होता है मेंटल इलनेस का, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये टेक्निक होती है फ्री एसोसिएशन। उसके बाद जैक्स मदर लेफ्ट हिज फैमिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। एग्जाम्पल बताई हुई है कि जैक जब एक बच्चा था तो उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी। एवर सिंस देन he has had a very difficult time trusting people because he is afraid they will abandon him। जैक की माँ उसको बचपन में छोड़ गई थी ना, तो क्या हुआ कि जैक लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता, उन पे बिलीव ही नहीं करता। उसके माइंड में यही बात सेट है कि जिस तरह मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, इसी तरह ये बंदा भी मुझे छोड़ के चला जाएगा जो भी मेरे साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है। अबंडन का मतलब कि मुझे अलोन छोड़ गया वो बंदा। आगे बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग पे बात की है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स ने 1905 में। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? इस पे बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट पे दो आगे इन्होंने दी हुई हैं। इसकी दो कंडीशंस, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पे आइवन पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ एक डॉग के ऊपर कि डॉग किस तरह स्लाइवेशन का प्रोसेस सीखता है और किस तरह उसने पेयरिंग की थी। एक्सपेरिमेंट पे बात करते हैं, क्या था कि उसने डॉग को पहले फूड देता था जो था अनकंडीशनड स्टिमुलस। उसके बाद डॉग क्या करता था? स्लाइवेशन करता था, खाने को देख के स्लाइवेशन करने लग जाता था। स्लाइवेशन करने के लिए इस आइवन पेवलोव ने क्या किया हुआ था कि गले के ऊपर एक ट्यूब लटकाई हुई थी जो उसकी स्लाइवेशन को सक कर लेती थी। जितनी भी डॉग स्लाइवेशन करता था वो उसके मुंह में आने की बजाय वो उस ट्यूब में जाती थी। उसने स्लाइवेशन की अमाउंट को देख लिया कि वो जब भी डॉग खाना देखता है, खाने के पास जाता है, तो वो स्लाइवेशन करना शुरू कर देता है और ट्यूब के अंदर स्लाइवेशन आ जाती है, उसका स्लाइवा आ जाता है। ये प्रोसेस था बिफोर कंडीशनिंग। उसके बाद रिसर्चर ने क्या किया, आइवन पेवलोव ने, एक दिन उसने बेल बजाई और डॉग को खाना दे दिया। तो क्या किया कि बेल की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा बेल बजाने का डॉग के ऊपर, ठीक है। उसने वही नॉर्मली कोई उसने स्लाइवेशन नहीं की क्योंकि उसे खाना नहीं मिला, सिर्फ बेल थी तो खाना नहीं मिला ना, कोई एसोसिएशन नहीं थी उसकी। जब ड्यूरिंग कंडीशनिंग के वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पेवलोव, उन्होंने क्या किया, एक दिन बेल बजाई, डॉग को खाना दिया, ठीक है। डॉग ने कोई स्लाइवेशन नहीं की, उसको समझ नहीं आई, पता नहीं ऐसे शायद बेल बजी है। दूसरे दिन फिर बेल बजाई और साथ ही डॉग को खाना दिया। तीसरे दिन फिर बेल बजाई, डॉग को खाना दिया। चौथे दिन बेल बजाई, डॉग को खाना दिया। तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि 3 से 4 दिनों के बाद जब भी बेल बजती थी तो डॉग स्लाइवेशन स्टार्ट कर देता था, उसके मुंह में
स्लाइवा आने लग जाता था। एक्चुअली वो मुंह में नहीं आता था, वो उसकी ट्यूब में चला जाता था जो आइवन पेवलोव ने अपने डॉग की गर्दन के ऊपर अटैच की हुई थी। तो फिर आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि जो बेल थी वो बन गई कंडीशन। डॉग ने सीख लिया कि जब ये बेल कंडीशन एक आएगी, बेल की कंडीशन आएगी तो मुझे खाना मिल जाएगा। बेल बजती थी, डॉग को खाना दे दिया जाता था और वो स्लाइवेशन उसी टाइम करता था जब बेल बजती थी। ये बात जब डॉग ने सीख ली तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाले को। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1912 में आया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने बात की चीज़ों को एज अ होल परसीव करने की। These theories attempt to describe how people tend to organize, visualize elements into groups or unified whole when certain principles are applied। कि लोग किस तरह चीज़ों को ग्रुप में देखते हैं, ये बात की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आपने इन छोटे छोटे पीसेस को एज अ ग्रुप एज अ होल देखा तो ये हमें एक दरख्त नज़र आने लग जाता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों ने। वी परसीव थिंग्स एज अ होल। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज द ह्यूमन माइंड डज नॉट रीड एवरी लेटर बाय इटसेल्फ बट द वर्ड एज अ होल अमेजिंग। के ह्यूमन माइंड है जो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ना उसके लिए मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी चीज़ें। वो एक पूरे वर्ड को जल्दी परसीव कर लेता है एज़ कम्पेयर टू कि वो उसकी स्पेलिंग देखने लग जाए। आगे बिहेवियरिज्म पे मैंने आगे भी बात की कि बिहेवियरिज्म बात करते हैं कि हम बिहेवियर कैसे लर्न करते हैं। 1913 में बिहेवियरिज्म की बात हुई थी। बिहेवियरिस्ट जो थे उनका बिलीव ये था पीपल आर कंट्रोल्ड बाय देयर इन्वायरमेंट। के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हो रही होती है उसे कंट्रोल करती है हमारे माइंड के अंदर। जो भी हम चीज़ सीखते हैं अच्छी या बुरी उसे हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। बिहेवियरिज्म पे काम किया हुआ था जे.बी. वॉटसन ने। जे.बी. वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उसने क्या किया था, वही डॉग वाला एक्सपेरिमेंट उसने उसको रिवाइज करने की कोशिश की। रैट था, रैट के लिए था एक रैट था, वो थी नेचुरल स्टिमुलस, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है। उसने एग्जांपल दी हुई है कि केस ऑफ लिटिल एल्बर्ट एक बच्चा था जिसके ऊपर जे.बी. वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे। जे.बी. वॉटसन ने एक चूहा दिया बच्चे को, बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। उसने क्या किया, एक लाउड नॉइस उसने क्या किया था, बर्तनों को आपस में ज़ोर से बजाया था। बच्चा डर गया था, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था, ठीक है। बच्चे का डर जाना क्या था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लाउड नॉइस क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ कि बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया जब रैट और लाउड नॉइस इकट्ठे आएंगे तो वो बच्चा चीखने लग जाएगा, ठीक है। आफ्टर कंडीशनिंग में क्या आ गया कि जब उसने रैट दिया बच्चे को तो बच्चा चीखने लग गया। लेकिन देखें आप, जब बिफोर कंडीशनिंग की तो बच्चे को रैट का पता ही नहीं था, ये कोई डरावनी चीज़ है, बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन उसने जब सीख लिया कि रैट के साथ जब भी रैट मुझे दिया जाएगा साथ एक नॉइज़ आएगा, अजीबोगरीब ऊंचा सा बर्तन बजने का शोर आएगा, तो क्या किया कि उसने उस शोर से डर के रैट से भी डरना शुरू कर दिया और वो चीखने लग गया। अगली बात है जी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे बात की हुई है इब्राहिम मैस्लो ने एंड कार्ल रॉजर ने। कार्ल रॉजर बात करते हैं जी ह्यूमन पोटेंशियल की, कि ह्यूमन के अंदर पोटेंशियल मौजूद है किसी भी चीज़ को सीखने का, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का। उसके बाद एपीए क्या है जी, एपीए हमारी साइकोलॉजी के अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। 1952 में बनी थी एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डीएसएम बनाया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसने बनाया डीएसएम क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। डीएसएम का बेसिकली मकसद यह है कि जिसके अंदर हर किस्म का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद 1963 में अल्बर्ट बेंडोरा, जिन्होंने बोबो डॉल स्टडी के ऊपर
एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। किस तरह एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि उन्होंने एक बच्चे को फ़िल्म दिखाई। फर्स्ट जो 4 पिक्चर्स हैं इनको आप देखें। बच्चा एक फ़िल्म देख रहा है जिसके अंदर बोबो डॉल कहते हैं, वो जो बॉक्सिंग नहीं हम करते, एक लंबा सा पिलो टाइप होता है लटका हुआ और हम बॉक्सिंग करते हैं उसके साथ। ये जो बॉक्सिंग करने वाला वो जो होता है पिलो सा, उसको कहते हैं बोबो डॉल। उसने बच्चे को पहली 4 पिक्चर्स में फ़िल्म दिखाई कि किस तरह मूवी के अंदर बोबो डॉल को मारा जा रहा है, वो फाइटिंग कर रहा है, उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जो अगली 4 पिक्चर्स हैं उसने क्या किया कि बोबो डॉल जहाँ भी उसको नज़र आया उसने बोबो डॉल को मारना शुरू कर दिया। पिक्चर नंबर 2 में देखें, दूसरी रो में पिक्चर नंबर 2, उसको बोबो डॉल नज़र आया, उसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि उसने पहली फ़िल्म में देखा हुआ था कि वो बोबो डॉल को मार रहा था एक्टर। उसने बोबो डॉल को मारना शुरू कर दिया। लेकिन थर्ड सीन में क्या हुआ कि बच्चे ने दूसरे बच्चों को मारने लग गया। देखो उसके सामने जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैट पड़ी हुई है, एक थर्ड पिक्चर में उसके सामने एक बंदा खड़ा है, वो उसको मारने लग गया। कि बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया, वायलेंट बिहेवियर फिल्म के थ्रू सीख लिया। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था अल्बर्ट बेंडोरा ने एक बच्चे के ऊपर। ये इतनी सी हिस्ट्री थी साइकोलॉजी की। ब्रीफ ही आप भी पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे एज MCQ की बात हुई हुई है सिर्फ। तो इसे कर लीजिएगा एक दफ़ा। कोई मसला हुआ तो हम इंशाल्लाह जूम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।